सोमवार सुबह बाजार खुलते ही अपने साथ बुरी खबर लेकर आया। एक बार शेयर बाजार ने गिरना शुरू किया तो फिर संभला ही नहीं और 1700 अंक की रिकॉर्ड गिरावट तक पहुंच गया। शेयर बाजार में 7 साल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और एक ही झटके में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स ने 1625 अंकों का गोता लगा दिया तो वहीं निफ्टी भी 491 अंकों से ज्यादा टूटकर 7800 के नीचे फिसल गया। शेयर बाजार के इतिहास में हुई इस चौथी सबसे बड़ी गिरावट ने हड़कंप मचा दिया। शेयर बाजार में गिरावट के पीछे चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका भी एक वजह है। कल चीन और बाकी एशियाई बाजारों में आई सुनामी के बाद देर रात बंद हुए अमेरिकी बाजारों में भी त्राहिमाम का माहौल रहा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का डाउ जोन्स इंडेक्स 1000 अंक नीचे खुला, लेकिन दिन खत्म होते होते 588 अंक यानी कि करीब 3.6% नीचे बंद हुआ। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का इंडेक्स भी 3.9% नीचे गिरा। नेस्डेक का हाल भी ऐसा ही रहा। नेस्डेक 3.8% नीचे बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 2009 के बाद पहली बार $40 प्रति बैरल के नीचे चला गया। इस वजह से रूस में भी हड़कंप रहा। रूस की करेंसी रूबल अपने 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। चीन से आए सुनामी का असर रुपए पर भी पड़ा और रुपया 82 पैसे लुढ़क कर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया और $1 ₹66.65 का हो गया। स्टॉक और रुपए में भारी गिरावट के बीच आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारा देश बेहतर स्थिति में है। While I don't want to opine on the future direction of markets, I will say that relative to other countries, India is in a good position. पटेल समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे पर पटेल समुदाय आज अहमदाबाद के GMTC ग्राउंड में रैली करने वाला है। इस रैली के लिए अहमदाबाद पुलिस ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए सिर्फ पुलिस बल के साथ साथ RAF और CRPF भी तैनात रहेगी। पटेल समुदाय के नेता OBC कोटे में ही आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। OBC समुदाय इसका विरोध कर रहा है। गुजरात की CM आनंदीबेन पटेल पहले ही कह चुकी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन कर रही हैं। ऐसे में पटेल समुदाय को आरक्षण देना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि MIM के नेता सदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी पर्दे के पीछे से मदद कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ओवैसी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रोत्साहित कर रहे हैं। ओवैसी को बीजेपी पैसे से मदद कर रही है। बीजेपी की फंडिंग से ओवैसी की रैलियां और चुनावी प्रचार हो रहा है। आज यही MIM की ओवैसी जी पूरा प्रोत्साहन अमित शाह जी की तरफ से मिल रहा है। पैसा भाजपा का और तकरीर ओवैसी जी की। बिहार को विशेष पैकेज के ऐलान पर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसा। दिग्विजय ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी किसी भी राज्य को पैकेज देने पर कहा करते थे कि पैसे क्या किसी के मामा के हैं। अब मोदी बताएं कि बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए पैसे उनके मामा के हैं क्या। पहले कहते थे लोग बार बार पैकेज की बात करते हैं, कोई मामा जी का पैसा है इनका। आज बिहार में जाके कहते 50,000 दूं, 60,000, 90,000, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। अब ये बताएं उनके मामा जी का पैसा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। पीएम मोदी और केजरीवाल की मुलाकात होगी दोपहर 12:30 बजे। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था और दिल्ली के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जिस अच्छे दिन के नारे के साथ बीजेपी सत्ता में आई, अब उसी अच्छे दिन को मोदी सरकार के मंत्री नकार रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये सोशल मीडिया पर चला था कि अच्छे दिन आएंगे और राहुल नानी के घर जाएंगे। उसको लोगों ने लेके भारतीय जनता पार्टी के मुंह में डाल दिया, लेकिन जनता ने जो डाला है हम उसे स्वीकार करते हैं विनम्रता के साथ। तोमर साहब अच्छे दिन का मतलब बदलकर बता रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान पर भी अच्छे दिन का नारा था। अच्छे दिन, अच्छे दिन। मोदी ने वडोदरा में जनता से अच्छे दिन का नारा लगवाया था। मोदी जी के आने के बाद गरीब लोगों के मुंह का निवाला भी इस सरकार ने छीनने का काम किया है और मैं तो कहता हूं उनके खिलाफ कोर्ट में केस होना चाहिए।
बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए का झगड़ा सामने आ गया। एलजेपी और आरएलएसपी ने पहले बीजेपी को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया। रामविलास पासवान की एलजेपी ने 75 सीटें मांगी और आरएलएसपी ने 67 सीटें मांगी। 140 सीट पर भाजपा जो कभी चुनाव नहीं लड़ी है 17 वर्ष से, वो सीट गठबंधन को दे। उसमें जीताराम मांझी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, हमारा पार्टी भी है, सब मिलकर 140 दे और भाजपा 102 सीट पर लड़े। हालांकि चंद घंटों बाद ही बिहार बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी भूपेंद्र यादव चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के बाद भूपेंद्र और चिराग दोनों ही कैमरे पर ये दावा करते दिखे गए कि सब कुछ ठीक है और सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अनौपचारिक बातचीत चल रही है, हम औपचारिक रूप से भी शीघ्र ही बैठने वाले हैं और विषयों पे हम अच्छे तरीके से। इस महीने में हो जाएगा। नाराजगी बिल्कुल भी नहीं थी और जैसा अभी भूपेंद्र जी ने कहा कि लगातार हम लोग हर स्तर पर एक साथ बैठकर हम लोग बातचीत करते रहे हैं। इसी क्रम में पिछली बार मेरी अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी। बिहार में करीब 2 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। जेडीयू आरजेडी महागठबंधन में सीटों के विवाद के बाद अब एनडीए में भी घमासान नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा ये है पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष कमल शर्मा का पूर्व पीए जसपाल सिंह उर्फ जिमी संधू। संधू को पंजाब पुलिस ने एक ड्रग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। संधू पर 2 लोगों पर चल रहे पुलिस केस को रफा दफा कराने के लिए लाखों रुपए की घूस लेने का आरोप है। इनमें से एक शख्स पर ड्रग्स का और दूसरे पर फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनाने का केस दर्ज है। पुलिस ने संधू के घर से घूस में लिए गए रुपयों में से 3 लाख रुपए बरामद करने का दावा भी किया है। जिमी संधू पंजाब फिरोजपुर जिले के बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा है। कांग्रेस के मुताबिक संधू की गिरफ्तारी बता रही है कि राज्य में फैले ड्रग्स रैकेट में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। Arrest of another BJP worker, Lakha, and the arrest of former district president Jagran raises many questions about the involvement of BJP office bearers in the drug racket. हालांकि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष कमल शर्मा ने संधू को अपना पीए मानने से इनकार कर दिया है। मेरा पीए नहीं है वो हमारा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, उसको हम पार्टी के जिम्मेदारी से मतलब क्या? नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो सच है वो सामने आए। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने कहा है कि आरएसएस मुसलमानों में फूट डाल रहा है। बहुत बड़ी कोशिश चली है इस वक्त आरएसएस की तरफ से आपके अंदर फिक़ही इख्तिलाफ पैदा करने। अगर इस नाम पर आप लड़ बैठे तो फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए आपके ही जिस्म काफी है। आजम खान के आरोप का जवाब आरएसएस की तरफ से इंद्रेश कुमार ने दिया है। ये वही इंद्रेश कुमार हैं जिन्होंने इफ्तार पार्टी भी दी थी। संघ की प्रारंभ से यह निष्ठा रही है कि देश के सब लोग मिलकर चले, जातिवाद, पंथवाद, भाषावाद के नाम पर बंटवारे नहीं हो, इसलिए संघ सदा जोड़ता है। अब आजम खां तोड़ते होंगे इसलिए उनको तोड़ने वाले लगते होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा की लगातार बयानबाजी से नाराज है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन बिहारी बाबू मानने को तैयार नहीं है। पटना के एक कार्यक्रम में शॉटगन कांग्रेस नेता जयराम रमेश और नीतीश कुमार की तारीफ करते दिखे थे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कर्मठ नेता और सामाजिक व्यक्तित्व भाई जयराम रमेश जी, हमारे नीतीश कुमार जी। अभी ये रचनात्मक कार्यक्रम है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, तो नीतीश जी को याद करने के और भी तरीके हैं, लेकिन नीतीश कपूर जी सामने बैठे हैं तो मेरे मुंह से नीतीश कुमार अनायास ही निकला, लेकिन अच्छा निकला। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पार्टी से नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है और हाल ही के दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश, लालू से लेकर केजरीवाल तक से मुलाकात कर चुके हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस सीतामढ़ी से आज दोपहर 1:40 पर। इंदौर में एक अफसर ने चापलूसी में मंत्री जी के पांव छू लिए। केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज इंदौर विकास प्राधिकरण के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचे थे। मंत्री जी जब वहां पहुंचे तो इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश सिंह उनके स्वागत में खड़े थे। जैसे ही मंत्री जी गाड़ी से उतरे, राकेश सिंह ने उनके पैर छू लिए, लेकिन एक अफसर की ये चापलूसी मोबाइल कैमरे में कैद हो गई और दुनिया के सामने आ गई। राकेश सिंह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और कई जिलों में संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर रह चुके हैं।
मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में पहली बार नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। भोपाल में व्यापम के दफ्तर से ये नोटों की गड्डियां एक टेबल के नीचे से मिली हैं। पुराने सामान की शिफ्टिंग के दौरान 11,90,000 रुपए और 2 चेक मिले। बताया ये जा रहा है कि जो एग्जाम इंचार्ज CK मिश्रा और नितिन महेंद्रा थे, उनकी टेबल लंबे समय से जो अनयूज्ड पड़ी हुई थी, वहां से जब उसमें से एक सेल्फ निकालने की कोशिश की गई तो उसमें से एक मोटी नकदी जो प्लास्टिक में लिपटी हुई थी वो गिरी। चर्चा इस बात की भी है कि व्यापम का नाम भी बदल सकता है। भोपाल में व्यापम दफ्तर के बाहर लगे इस बोर्ड से व्यापम शब्द को मिटा दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में मिड डे मील खाने से 50 स्कूली बच्चियां बीमार हो गई हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के सरकारी गर्ल्स स्कूल की घटना है। सोमवार दोपहर जहांगीरपुरी के A ब्लॉक के सर्वोदय कन्या विद्यालय में 6ठी और 7वीं की छात्राओं ने मिड डे मील का दाल चावल खाया। इसके थोड़ी ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अभी कुछ बच्चे जो फूड कुछ खा करके मिड डे मील खा करके आए थे यहाँ पर, तो नॉजिया वॉमिटिंग, उनको काफ़ी बेहोशी की हालत में जा रहे थे, तो उनको हमने फिर उनको ट्रीटमेंट दिया यहाँ से और इमीडिएटली मैंने अपने कैट को कॉल करके उनको रेफर कर दिया BJRM हॉस्पिटल। मिड डे मील में गड़बड़ी के सवाल पर कन्नी काट रहे स्कूल ने बीमार बच्चियों के मां बाप को भी सूचना देने की जरूरत नहीं समझी। हद तो तब हो गई जब दर्द से करहाती हुई बच्चियों को जगजीवन राम अस्पताल लाया गया। तुरंत इलाज करने की जगह उन्हें कतार में लगवाकर अस्पताल ने फॉर्म भरवाया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह की हालत कल बिगड़ गई। उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह के शरीर में कोटीन की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई। हालांकि वो अस्पताल में भी आमरण अनशन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। वहीं जंतर मंतर पर उनकी जगह एक और पूर्व सैनिक बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस साल 15 अगस्त को भी जब 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान नहीं हुआ तो पुष्पेंद्र अपने एक साथी के साथ 17 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठ गए थे। दिल्ली के तिलक नगर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से छेड़खानी के आरोपी सरबजीत को थाने से ही जमानत मिल गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा जसलीन ने आरोप लगाया कि सरबजीत ने सड़क पर उसके साथ छेड़खानी की। जसलीन ने फेसबुक पर डाली थी आरोपी की तस्वीर। वर्बली उन्होंने मुझे गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करा और फिर उसके बाद जब मैंने उनकी पिक्चर ली तो उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू कंप्लेन करके तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। लेकिन आरोपी सरबजीत के परिवार का कहना है कि उसने छेड़खानी नहीं की थी। ट्रैफिक सिग्नल पर बस दोनों की कहासुनी हुई थी। हमारे बेटे ने हमें साफ बता दिया कि डैडी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये लड़की मुझे जानबूझ के परेशान करने के चक्कर में मुझे फंसा रही है। मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने बदतमीजी बोली है, ना मैंने कोई हरकत ऐसी करी है। सरबजीत पर धारा 354A और 509 के तहत केस दर्ज किया गया था। दोनों जमानती धाराएं हैं। दिल्ली मुंबई की हर बड़ी खबर देखिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर। दिल्ली मुंबई फटाफट रोज सुबह 8:30 बजे। अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्हें मोबाइल फोन पर राधे मां धमकी दिलवा रही हैं। कल रात डॉली बिंद्रा राधे मां के खिलाफ शिकायत पर अपना बयान दर्ज कराने मुंबई के बोरीवली थाने पहुंची। बयान दर्ज कराकर डॉली बिंद्रा जब पत्रकारों से बात कर रही थी उसी वक्त उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल को रिसीव करते हुए डॉली ने फोन करने वाले से कहा कि वो धमकी ना दे। आप मुझे इस तरीके से बात नहीं करिए, धमकी मत दो मेरे को आप। डॉली कभी राधे मां की भक्त हुआ करती थी, लेकिन हाल के दिनों में डॉली ने राधे मां और उनके करीब 20 लोगों पर यौन उत्पीड़न, धमकी देने और अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज कराया है। डॉली ने राधे मां के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की भी बात कही है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके की हैं। सड़क पार कर रही लड़की को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। रविवार की सुबह हुए इस हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कविता नाम की ये लड़की यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन अब वो अस्पताल में पड़ी है। कविता का एक पैर बुरी तरह जख्मी हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्म इतने गहरे हैं कि पैर काटना पड़ सकता है। कार की पहचान करने के बाद पुलिस ने आरोपी हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। नशे में मेट्रो का सफर करने वाले हेड कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। सलीम पी के नाम के इस कांस्टेबल का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें वो नशे की हालत में मेट्रो स्टेशन पर दिखा था। आजादपुर मेट्रो स्टेशन के पास यात्री ने हेड कांस्टेबल का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच बिठाई थी। मूल रूप से केरल का रहने वाला सलीम पी के बाहरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में तैनात था।
दिल्ली के मथुरा रोड पर 3 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार सोमवार दोपहर धू-धू कर जल गई। लैम्बोर्गिनी कार सरिता विहार से बदरपुर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते कार का पिछला हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। राहत की बात रही कि कार में बैठे 2 लोग बाहर निकल आए और बड़ा हादसा होते होते बचा। सवाल उठ रहा है कि 3 करोड़ की इम्पोर्टेड कार में अचानक आग कैसे लग गई। सब्जियों से लेकर सलाद तक का जायका बढ़ाने वाला ये प्याज खूब रुला रहा है। देश भर में प्याज के दाम में आग लगी है। दिल्ली के लोग प्याज के आंसू रो रहे हैं। यहाँ प्याज 60 रुपए किलो तक मिल रहा है। लखनऊ के लोग तो प्याज खरीदने से पहले सैकड़ों बार सोच रहे हैं। लखनऊ में प्याज 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पटना में 1 किलो प्याज के लिए लोग 60 से 70 रुपए तक चुका रहे हैं। जयपुर में भी प्याज 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 किलो प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए तक है। पहले तो 40 रुपया था, उसके बाद में अब 60 रुपया हो गया है। गरीब लोग के लिए तो बहुत परेशानी है। यूपी के मुरादाबाद में प्याज 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कानपुर और इलाहाबाद में भी 1 किलो प्याज के लिए लोग 70 से 80 रुपए तक दे रहे हैं। प्याज की तरह दाल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। 80 रुपए किलो बिकने वाली दाल दिल्ली में 150 रुपए तक बिक रही है। लखनऊ में अरहर की दाल 130 रुपए किलो है। हफ्ते भर पहले यही दाल 122 रुपए में थी, यानी एक हफ्ते में 8 रुपए बढ़ गए हैं। कारोबारियों के मुताबिक दाल की बढ़ती कीमतों के पीछे बड़ी वजह है इसका वायदा कारोबार। लखनऊ की मंडी में 122 रुपए से लेकर के 125 रुपए किलो तक अरहर की दाल बिक रही है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ की न्यू गल्ला मंडी में लखनऊ की, जहाँ पर अरहर की दाल इस समय 122 रुपया किलो की मिल रही है। दाल चने की जो दाल जो है उसके 64 रुपए किलो दाम है। अहमदाबाद में भी दाल की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। यहाँ तो अरहर की दाल 140 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई है। दूसरी दालों का भी यही हाल है। दाल के दाम भी आसमान छूने की कगार पर पहुँच रहे हैं। खास तौर पर अरहर यानी तूर दाल के दाम पिछले एक हफ्ते के दौरान ही इसमें 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। नागपुर में भी अरहर की दाल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ 1 किलो अरहर की दाल खरीदने के लिए 140 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। पहली बार कप्तान विराट कोहली की झोली में जीत आई और भारत ने श्रीलंका को 278 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रीलंका से हिसाब बराबर कर लिया। बड़ी बात यह है कि भारत को 1 साल बाद किसी टेस्ट मैच में जीत मिली है। विराट कोहली के लिए जीत यादगार है क्योंकि बतौर कप्तान टेस्ट में ये उनकी पहली जीत है और इस जीत के साथ श्रीलंका में सीरीज जीत का मौका भी। सरकार रेलवे का कायाकल्प करने की तैयारी में है। चर्चा इस बात की है कि AC3, AC2 और स्लीपर कोच में भी AC फर्स्ट क्लास की तरह कंपार्टमेंट होंगे जिसमें आप अपने परिवार के साथ यात्रा का आनंद ले सकेंगे। रतन टाटा की अध्यक्षता वाली रेलवे के कायाकल्प काउंसिल की आज दूसरी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बैठक में रेलवे की बेहतर सुविधा के लिए जाने जाने वाले जापान, जर्मनी, चीन समेत दुनिया के 5 देशों से भारतीय रेल की तुलना होगी और सुधार पर चर्चा होगी। ओडिशा के जगत सिंहपुर में बनने वाले $10.5 अरब के स्टील प्लांट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोस्को अधिकारियों और राज्य सरकार से बातचीत कर सकते हैं। पीएमओ ने इस बारे में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में दक्षिण कोरिया की कंपनी पोस्को को भारत में स्टील प्लांट लगाने में मदद के रास्ते तलाशे जाएंगे। केंद्र सरकार पोस्को के साथ मिलकर स्टील प्लांट लगाने का सुझाव दे सकती है। ये प्लांट पिछले 10 सालों से अटका पड़ा है।